हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम राइबोसोम्स को डिस्कस करेंगे। राइबोसोम्स क्या है? आरएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है राइबोसोम्स, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो किससे बनती है? आरएनए और प्रोटीन से। आरएनए कौन सा प्रेजेंट होगा राइबोसोम्स में? आरएनए के भी तो फर्दर टाइप्स है ना, एमआरएनए है, टीआरएनए, आरआरएनए। तो राइबोसोम में कौन सा आरएनए प्रेजेंट होगा? राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरआरएनए भी कहते हैं। और प्रोटीन कौन सी होगी? राइबोसोमल प्रोटीन। आरएनए की जो परसेंटेज है वो क्या है? 60% आरएनए प्रेजेंट होगा राइबोसोम में और 40% प्रोटीन। राइबोसोम को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया किसने? जॉर्ज पैलेट ने। ओके, तो राइबोसोम्स क्या है? स्मॉल नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड पार्टिकल्स। अगर हम अंडर द माइक्रोस्कोप सेल को ऑब्जर्व करें तो हमें राइबोसोम कैसे नजर आएंगे? स्मॉल पार्टिकल की फॉर्म में, ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हमें राइबोसोम नजर आएंगे। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड इनका स्ट्रक्चर है, इनके अराउंड मेम्ब्रेन की लेयर एब्सेंट है। ये वजह है कि हम राइबोसोम को ट्रू सेल ऑर्गेनल नहीं कहते हैं, हमसे जस्ट स्मॉल पार्टिकल्स कहते हैं। ओके, तब राइबोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं। राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स ऑफ एन इक्वल साइज। राइबोसोम किससे बना है? इसके 2 सब यूनिट्स हैं और अनइक्वल साइज के हैं। एक लार्ज सब यूनिट है और एक स्मॉल सब यूनिट। जैसे कि इस पिक्चर में ये जो है, ये क्या है? इसका लार्ज सब यूनिट है और ये स्मॉल सब यूनिट। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? राइबोसोम का स्ट्रक्चर है। स्मॉल सब यूनिट पर मैसेंजर आरएनए आके अटैच होता है। ये जो स्ट्रैंड लाइक देख रहा है यहाँ पे, ये क्या है? मैसेंजर आरएनए। ये कहाँ पे अटैच होता है? स्मॉल सब यूनिट पर राइबोसोम के। और जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या है? लार्ज सब यूनिट। इस पर क्या अटैच होता है? अमाइनो एसिड्स। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये क्या है? अमाइनो एसिड्स। इस पर आके अमाइनो एसिड्स लगते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। अब राइबोसोम्स की लोकेशन देखते हैं। फ्रीली स्कैटर्ड और अटैच ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम हमें सेल में फ्रीली स्कैटर्ड भी नजर आएंगे, सेल में साइटोप्लाज्म में फैले हुए भी नजर आएंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच भी नजर आएंगे। हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वीडियो में देखा था कि ईआर पर राइबोसोम अटैच थे, जिसकी वजह से ईआर की जो अपीयरेंस थी वो कैसी थी? रफ अपीयरेंस थी। और हमने उस ईआर को क्या कहा था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तब हम राइबोसोम का साइज़ देखते हैं। साइज़ देखने से पहले सबसे पहले हम इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम के साइज़ को हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसे हम सेवेंटबर्ग यूनिट कहते हैं। जिस तरह से लेंथ है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर या सेंटीमीटर में। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं? सेकेंड्स में। इसी तरह जो राइबोसोम का साइज़ है उसे हम किस में मेजर करते हैं? सेवेंटबर्ग यूनिट में। अब जैसे मीटर या सेंटीमीटर हमें क्या बताता है? किसी भी जिसकी लेंथ, सेकेंड हमें टाइम बताता है, ग्राम या किलोग्राम हमें किसी चीज़ की क्या बताता है? वेट, उसका मास बताता है ना। तो इसी तरह सेवेंटबर्ग यूनिट हमें क्या बताता है? सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है? कोई भी पार्टिकल जिस स्पीड से सेटल डाउन होता है उसे क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन रेट। अब जैसे एक मिक्सचर में बहुत से डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, अगर हम उसे स्पिन करें उस मिक्सचर को और उसे कुछ देर के लिए रेस्ट में छोड़ दें विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तो क्या होता है? आफ्टर सर्टेन टाइम जो पार्टिकल्स हैं डिफरेंट, वो इन द फॉर्म ऑफ अ लेयर सेटल डाउन होना स्टार्ट होते हैं। तो जिस रेट से वो पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं, जिस स्पीड से सेटल डाउन होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन रेट। और सेडिमेंटेशन रेट हमें क्या कौन बताता है? सेवेंटबर्ग यूनिट। अच्छा, तो अब हम राइबोसोम का साइज़ देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में इसका साइज़ क्या है? 70s और यूकैरियोट में 80। इसका जो लार्जेस्ट सब यूनिट है प्रोकैरियोट्स में उसका क्या है? 50s और स्मॉल 30। यूकैरियोट का जो लार्जेस्ट सब यूनिट है उसका 60 और 40। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट है। लार्ज सब यूनिट 50s है, स्मॉल 30, तो अकॉर्डिंग टू सिंपल एडिशन इट शुड बी 80s, लेकिन है कितना? 70। क्यों है? क्योंकि अगर हम सेपरेटली इसके जो सब यूनिट्स हैं इनको मेयर करें तो ये 50 और 30 के बनते हैं, लेकिन अगर हम इसको कंबाइंड फॉर्म में मेयर करें तो कितना आता है? 70। क्यों? ड्यू टू ओवरलैपिंग। जैसे यहाँ पे ये इसका सब यूनिट्स हैं, ये लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट। अगर हम इसको सेपरेटली मेयर करें तो ये कितना होगा? 30 अगर प्रोकैरियोटिक सेल की बात है तो, और ये 50। अगर आप इसको कंबाइंड फॉर्म में मेयर करें तो इसका साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू ओवरलैपिंग। उसका कुछ पार्ट ओवरलैप कर जाएगा और उसका साइज़ जो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एडिशन वो नहीं आता, इसका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है ओवरलैपिंग की वजह से। इसी तरह से यूकैरियोटिक सेल में भी होता है।
ओके, अब राइबोसोम की फॉर्मेशन देखते हैं कि राइबोसोम्स बनते कैसे हैं। आरएनए न्यूक्लियोलस में बनता है और प्रोटीन साइटोसोल में। क्योंकि राइबोसोम किससे मिलकर बनते हैं? आरएनए प्रोटीन से। तो आरएनए कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में। हमने न्यूक्लियस की वीडियो में देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट थी, जिसे हमने क्या कहा था? न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का रोल क्या था? उसका फंक्शन क्या था कि वो आरएनए बनाता है और राइबोसोम के असेंबली में उसका रोल था। और प्रोटीन जो होती है राइबोसोम में प्रेजेंट, वो कहाँ बनती है? साइटोसोल में, मतलब साइटोप्लाज्म में। और वहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में जब प्रोटीन आती है तो न्यूक्लियस में और भी क्या बन रहा होता है? आरएनए। आरएनए और प्रोटीन असेंबल होते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? राइबोसोम। ओके, अब राइबोसोम का फंक्शन देखते हैं। सबको पता है राइबोसोम का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए हम राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब प्रोटीन राइबोसोम में बनती है, कैसे बनती है? इस प्रोसेस को हम जल्दी से देखते हैं, शॉर्ट में देखते हैं। थोड़ा डिटेल प्रोसेस है ये, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट में देखते हैं। प्रोसेस स्टार्ट होता है डीएनए से। डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है इस तरह से। कहाँ से? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है उसमें इन्फॉर्मेशन होती है। सेल में जो प्रोसेस होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है? डीएनए के पास होती है। डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसलेट हो जाती है किसमें? उसकी स्क्रिप्ट बन जाती है सेम इन्फॉर्मेशन की, किसमें? मैसेंजर आरएनए में। अब ये मैसेंजर आरएनए बनता कहाँ पे? बनता है क्योंकि डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। अब ये वहाँ से न्यूक्लियस से ये मैसेंजर आरएनए आता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस होनी कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। तो मैसेंजर आरएनए को कहाँ आना होता है? साइटोप्लाज्म में। अब ये आ चुका है साइटोप्लाज्म में। अब ये अटैच होगा किससे? राइबोसोम से। राइबोसोम का किस सब यूनिट से अटैच होगा? हमने पहले भी देखा, स्मॉल सब यूनिट से अटैच होगा। यहाँ पर ये अटैच हुआ है। ये जो स्ट्रैंड है ये मैसेंजर आरएनए है और इसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो है, और ये क्या है? स्मॉल सब यूनिट से आके अटैच हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और आरएनए का रोल आता है जिसे क्या कहते हैं? टीआरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए। इसके नाम से इसका फंक्शन समझ में आता है कि ये ट्रांसफ़र करेगा किसी चीज़ को। तो किसको ट्रांसफ़र करेगा? ये अमाइनो एसिड्स को। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये क्या है? अमाइनो एसिड्स। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? अमाइनो एसिड। क्योंकि प्रोटीन बनते कैसे हैं? अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं। इसलिए ट्रांसफ़र आरएनए क्या ट्रांसफ़र करता है? अमाइनो एसिड। अब इस पर कुछ कोड्स प्रेजेंट हैं, इसके अपोजिट कोडॉन्स, इसके अपोजिट एंटी कोडॉन्स किस पे प्रेजेंट होते हैं? ट्रांसफ़र आरएनए के एक साइड पर। अब ये आके इसे अटैच होता है, इस इन्फॉर्मेशन की डिकोडिंग होती है और ये अमाइनो एसिड यहाँ से रिलीज़ हो जाता है। इस तरह से अमाइनो एसिड अटैच होते रहते हैं और क्या बनती है? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड फिर इसकी फर्दर 3 डायमेंशनल फॉर्म बनती है, इसकी फोल्डिंग होती है और भी कुछ प्रोसेस होते हैं। इसके बाद ये एक फंक्शनल प्रोटीन बन जाती है। और अगर सेल के, और इसका रोल सेल में है तो सेल में यूज़ होगी, और अगर इसका रोल सेल के बाहर है तो ये सेल के आउटसाइड ट्रांसपोर्ट हो जाती है। अब ये टीआरएनए जो ट्रांसफ़र आरएनए जिसने अमाइनो एसिड ट्रांसफ़र कर दिया है, अब इसका रिमेनिंग पोर्शन है। फिर जाएगा ये साइटोप्लाज्म में, वहाँ से कोई और अमाइनो एसिड पिक करेगा और उसका दोबारा से इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इस तरह से प्रोटीन बनती है।